हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं V2 रिटेल के बारे में, एक और वैल्यू अपैरल स्पेस रिटेलिंग कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है ना, इसमें एक आधी कंपनी ऐसी है जो ढंग से ग्रोथ दिखा पा रही है। एक कंपनी है V2 रिटेल जो ग्रो कर रहा है, दूसरा कंपनी है ट्रेंट जो ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा कंपनी आपको देखने को ही नहीं मिलेगा जो ढंग के पेस पे ग्रो कर रहा हो। चाहे आप कैंटाबेल देख लो, मोंटे कार्लो देख लो, आप आदित्य बिरला फैशन देख लो, पैंटालून देख लो, कोई भी ग्रोथ दिखा ही नहीं रहा है। ये इकलौती ऐसी 1-2 कंपनी है जो यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है। इनका थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अगर हम शुरुआत करें इस वाली कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है अभी। अब देखो, पहले नंबर पे पहुंचने से पहले थोड़ा-सा बैकड्रॉप समझ लेते हैं कि भाई ये Q2 किस तरीके का क्वार्टर रहता है कंपनी के लिए। अगर आप हिस्टोरिकली देखने जाओगे ना, Q2 सबसे वीक क्वार्टर रहेगा। देखो क्या होता है, 2 चीजें हैं वीक क्वार्टर होने के लिए। पहला तो इसमें इस क्वार्टर में 1 महीने के आसपास का 15 से 20 दिन के आसपास का इफेक्ट पड़ता है श्राद्ध पक्ष का। तो श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि लोग बाग खरीदारी नहीं करते, नया कपड़ा नहीं खरीदते, ओवरऑल जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है। कोई भी नई चीज जब आप नहीं खरीदोगे तो जो आपकी कंपनियां हैं उनका भी सेल कैसे बढ़ेगा, उनका भी प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ेगा। तो इस वजह से एक तो Q2 में स्पेंडिंग कम होती है, और दूसरी वजह क्या है, जो भी सारी की सारी स्पेंडिंग आनी है फेस्टिव सीजन की, चाहे वो नवरात्रि की हो चाहे दिवाली की हो, ये सारी की सारी आती है Q3 के अंदर। तो अगर आप V2 रिटेल के क्वार्टर वाइज सेगमेंटेशन समझना चाहोगे तो आपको पता चलेगा कि Q3 सबसे अच्छा क्वार्टर रहेगा, उसके बाद आता है Q1, उसके बाद आता है Q4, और उसके बाद सबसे खराब क्वार्टर रहता है Q2। तो अब हम देख लेते हैं। अगर हम इस क्वार्टर में भी इनका रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ किया 64% ओवर वाई लेवल। बहुत ही बेहतरीन नंबर है ये, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम पार्ट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का पार्ट बढ़ गया बाय 71% ओवर वाई लेवल। अभी भी ये लॉस में जरूर है। अब देखो क्या था, ये कंपनी टर्न अराउंड किया था, फ्रॉम घाटा करने वाला कंपनी ये एक प्रॉफिट बनाने वाला कंपनी बना था। बट अभी भी इनका जो Q2 वाला सीजन है ना, जो Q2 वाला क्वार्टर है, वो इबिट्टा पॉजिटिव हो गया है, बट पार्ट पॉजिटिव अभी भी होना बचा है। ये चीज हमें देखते हुए चलना है, बट मैनेजमेंट का वही बात कहना है कि इस बार हमने आपको इबिट्टा पॉजिटिविटी तो दिखाई दी है, अगले जब Q2 आएगा, जो 1 साल बाद Q2 आएगा, उसमें हम आपको पार्ट पॉजिटिविटी भी दिखा देंगे। अभी हमें कोई समस्या दिख नहीं रही है, आगे कोई हेडविंड्स आ नहीं रही है हमारे केस में। हमारा ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन चल रहा है और आगे भी हमें वही उम्मीद है, चलता भी रहेगा। तो ये चीज भी हमने देख ली। अब एक और चीज समझते हैं। देखो कंपनी गाइडेंस देके चलता है 35 से 40% ग्रो करने का। अगर आप गाइडेंस दे रहे हो 40% ग्रोथ का, डिलीवर कर रहे हो 64%, 64% के आसपास का ग्रोथ, तो आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। और इसी तरीके का कंपनी हम ढूंढना भी चाह रहे हैं कि जो बोले मैनेजमेंट उससे ज्यादा बेहतर डिलीवर करें। 40% बोला, 64% डिलीवर किया, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर अब हम थोड़ा सा सेगमेंटेशन समझने जाएं कि किस तरीके का प्रोडक्ट, कौन से जेंडर को कैटर करने वाला प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं, या उसमें सेगमेंटेशन क्या है कि कितना मेंस वेयर है, कितना वुमेन्स वेयर है, तो हमें पता चलेगा 39% इनका सेल आता है मेंस वेयर से, 28% आता है लेडीज वेयर से, 24% आता है किड्स वेयर से, और बचा हुआ 9% आता है हमारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम पूरा फैला हुआ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ऐसा कुछ है नहीं कि ये एक पर्टिकुलर नीश में काम कर रहे हो कि सिर्फ हम वुमेन्स वेयर ही बनाएंगे या सिर्फ हम मेंस वेयर ही बनाएंगे, जैसे हमने बहुत सारी और दूसरी कंपनियों को भी देखा था। तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब देखो, कोई भी वैल्यू अपैरल या कोई भी रिटेलिंग कंपनी के अंदर हमें क्या चीज देखनी है, हमें देखना है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है, कि जो एग्जिस्टिंग आपके पुराने स्टोर्स हैं उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है, कि आप पहले उन स्टोर से आप 100 टी शर्ट बेच पा रहे थे, अब क्या आप उसी स्टोर से 120 टी शर्ट बेच पा रहे हो या नहीं बेच पा रहे हो। तो अगर आपने 20 टी शर्ट एक्स्ट्रा बेची तो दैट इज 20% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। दूसरी चीज क्या देखना है हमें, कि आपका जो स्टोर एक्सपेंशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कि भाई आपके पहले 10 स्टोर थे, अब 10 बढ़ के 15 स्टोर हो गए, फिर 15 से बढ़ के 20 स्टोर हो गए। तो नया स्टोर एडिशन कितना है, क्योंकि नया स्टोर एडिशन से क्या होगा, एक नया वॉल्यूम जनरेट होगा। ये चीज हमें देखनी है। उसके अलावा हमें क्या देखना है, एवरेज सेलिंग प्राइस आपका ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि आप डिस्काउंट कितना ऑफर करना पड़ रहा है आपको कस्टमर को अपनी दुकान में लेके आने के लिए और बिक्री कराने के लिए, कि भाई अगर आप ज्यादातर अपना जितना भी प्रोडक्ट है वो एमआरपी के ऊपर बेच पा रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, आपका ग्रॉस मार्जिन एक्सपांड करेगा, आपको कभी भी इबिटा का टेंशन नहीं होगा। अगर आपको कस्टमर को अपनी दुकान में लेके आने के लिए बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, भाई 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तब वो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन जाता है। तब फिर आप थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट बेचने के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है आपको, और आपको मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिलता है।
ये चीज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई आप किस तरीके से अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हो, कि भाई ठीक है आपने 5 स्टोर ऐड तो करे, बट क्या जो 5 स्टोर आपने ऐड करे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके की है, क्या वो ढंग से सेल जनरेट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और अगर नहीं कर पा रहे तो उसके अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लिया, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था 34% का। बहुत बेहतरीन नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर है। ये इंडस्ट्री लीडिंग नंबर है। इससे अच्छा आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ किसी दूसरी वैल्यू अपैरल कंपनी में नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का 45% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ था। अब देखो इससे क्या पता चलता है, देखो रेवेन्यू बढ़ा आपका 64% से, पर आपका वॉल्यूम बढ़ा बाय 45%। अब देखो समझो, अब आप कोई भी रिटेलिंग कंपनी में दो चीज देखोगे, दो तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ आता है। एक तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ आता है, एक आपका वैल्यू ग्रोथ आता है। मतलब ज्यादा बेचा, महंगा बेचा। पहले आपने 100 टी शर्ट बेची थी और हर टी शर्ट का दाम था 100 रुपए, तो 100 रुपए की 100 टी शर्ट बेची थी। अब आपने क्या किया, 150 रुपए की एक टी शर्ट बेची और 120 टी शर्ट बेचती, तो महंगा भी बेचा, ज्यादा भी बेचा। तो यहाँ पर हमें वही देखने को मिल रहा है कि आपका रेवेन्यू बढ़ा 64% से, आपका वॉल्यूम बढ़ा 45% से, और ये जो बीच का जो गैप है ना 20% के आसपास का, 19-20% के आसपास का, ये फिल हो रहा है आपकी वैल्यू ग्रोथ से। तो मतलब महंगा भी बेचा। इसी से हमें पता चल जाएगा कि भाई आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो भी ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें इनके एवरेज सेलिंग प्राइस की, इनके एवरेज पर स्क्वायर फुट सेल की, तो वो सारे के सारे नंबर्स ऊपर की तरफ गए। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब हम बात कर रहे थे इस क्वार्टर में इन्होंने कितने स्टोर एडिशन किया और कौन कौन से स्टोर इनको बंद करने पड़ गए। तो इन्होंने इस क्वार्टर में 14 नए स्टोर ऐड करे थे और दो स्टोर बंद कर दिए। अब दो स्टोर में से एक स्टोर का तो एकदम जेन्युइन रीजन है, मतलब दोनों स्टोर का जेन्युइन रीजन है, बट एक एक करके समझ लेते हैं। एक स्टोर तो इन्होंने इस वजह से बंद किया कि भाई इनको उसी लोकेलिटी में एक बेटर लोकेशन मिल गई थी, कि भाई आप देखो ना, अगर 1 किलोमीटर के रेडियस में इनको एक और भी बेहतर लोकेशन मिल जाती है तो वो वाला स्टोर उन्होंने बंद किया और वो नई वाली लोकेशन पे शिफ्ट हो गए। तो एज सच वहां पर कोई भी स्टोर काउंट रिडक्शन नहीं हुआ। दूसरा स्टोर इन्होंने क्यों बंद किया, क्योंकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहा था। अब ये देखो, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी को पता है कि भाई चलो ये वाला स्टोर नहीं चल रहा, तो इसको हम घसीटेंगे नहीं जबरदस्ती, कि भाई नहीं तेरे को चलना ही पड़ेगा, चलाते रहेंगे उसको, घाटे में ही चलाते रहेंगे। तो उन्होंने उसको बंद किया। अब नया स्टोर खोल लेंगे, नया स्टोर और किसी जगह खोल लेंगे, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर लेंगे। तो मैनेजमेंट का इस टॉपिक के ऊपर माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम 100 स्टोर खोल रहे हैं तो हमारे ऐसा होगा ही होगा कि हमें 3 से 4% स्टोर बंद करने पड़ेंगे। तो 100 में से 4 स्टोर बंद करने पड़ेंगे। तो हम उसको जबरदस्ती खींचने की बजाय उसको क्लोज करेंगे और किसी दूसरी नई जगह पर स्टोर खोल के वहां पर हमारा वॉल्यूम ग्रोथ, वहां पर हमारा वैल्यू ग्रोथ, वहां पर हमारा सेल्स ग्रोथ लेके आने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया बात है। ये चीज भी हमने देख ली। अब देखो, अब मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ा दिया। अब कौन कौन ने, मैनेजमेंट ने क्या बोला, देखो FY24 की जो जो फाइनल कॉन कॉल थी, मतलब Q4 FY24 के बाद जो उन्होंने FY25 का गाइडेंस दिया था, उसमें कंपनी ने बोला था कि हम रफली रफली 40 to 45 स्टोर ऐड करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, FY25 में। अभी देखो इस क्वार्टर में इन्होंने नेट नेट 12 स्टोर ऐड करे। भाई 14 खोले थे, 2 बंद कर दिए, नेट नेट 12 का एडिशन हुआ। पिछले क्वार्टर में भी 10 स्टोर के आसपास इन्होंने ऐड करे थे। तो अभी तो अपनी रन रेट के हिसाब से ही चल रहे थे। 22 स्टोर्स ऐड कर दिए थे इन्होंने पहले 6 महीने के अंदर अंदर। तो अगर आप इनको नेक्स्ट 6 महीने में भी आप 22 ऐड करोगे तो 44 स्टोर एडिशन हो रहा था। सब कुछ ऑन ट्रैक चल रहा था। बट इस बार जब कॉन कॉल हुई तो मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि भाई ये आपका स्टोर एडिशन का रेट क्या होगा, तो मैनेजमेंट ने कहा कि अब हम H2 में, मतलब जो अगले आने वाले 6 महीने हैं, इसमें और 40 नए स्टोर खोल देंगे। 40 स्टोर का एडिशन करेंगे हम इन H2 इटसेल्फ। तो देखो पहले कंपनी का क्या गाइडेंस था कि हम खोलेंगे 40 से 45 नए स्टोर। अब 22 स्टोर्स ऑलरेडी खोल चुके हैं और 40 नए स्टोर और खोलने की बात कर रहे हैं। तो वो जो गाइडेंस था 40 से 45 स्टोर का, अब वो बढ़ के हो गया 60 to 65 स्टोर्स के आसपास का। तो बहुत ही बेहतरीन बात। हमें वही कंपनी तो देखना है जो इंप्रूवमेंट करता रहे, जो अपने गाइडेंस को आगे बढ़ाता रहे, अपने गाइडेंस को अपवर्ड लेके जाता रहे, और ये उसी तरीके का कंपनी हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि भाई अब आपका धीरे धीरे बेस बड़ा होता जा रहा है, कि भाई जैसे इस बार आपने 12 स्टोर्स ऐड कर दिए, अब आपका टोटल स्टोर काउंट लगभग लगभग 140 139 के आसपास पहुंच गया है, तो क्या अब आपको बेस इफेक्ट आते हुए देखने को मिलेगा, या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई अब हमें एक्सपेंशन के लिए जगह ढूंढने में मुश्किल आ रही है कि भाई इस जगह हम खोलें या ना खोलें? तो मैनेजमेंट ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमें बहुत रूम है हमारे पास एक्सपेंशन का।
अनलेस एंड अनटिल हम 2-3 हज़ार 3,500 स्टोर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभी तो हमारा बहुत ही छोटा सा बेस है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैनेजमेंट को आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही, और इतने बड़े बेस पे ये भी अच्छी ग्रोथ लेके आने की कोशिश करने वाले हैं। अगर देखो, अगर आप FY 24 का क्लोजिंग स्टोर काउंट देखोगे, तो लगभग लगभग 110 स्टोर थे इनके पास। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम 60 नए स्टोर्स ऐड कर देंगे। तो देखो, इनका स्टोर एडिशन रेट कितना हो गया, न्यू स्टोर ओपनिंग रेट कितना हो गया, लगभग लगभग 55 to 60% के आसपास का इनका न्यू स्टोर ओपनिंग रेट हो गया ओवर अ YOY लेवल। तो एक साल में ये अपने स्टोर काउंट को 60% से बढ़ा रहे हैं। अगर आपने नए स्टोर 60% खोल दिए, तो आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इतने के आसपास है, तो आराम से बढ़ जाएगा। उसके ऊपर आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नंबर भी इंडस्ट्री लीडिंग है, 34% का वो नंबर आ रहा है, तो आपको और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये और भी बढ़िया बात बन जाता है। तो कंपनी के लिए आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, अब कंपनी क्या कहना चाह रही है कि 2-3 चीजें हम करना चाह रहे हैं। पहला तो हम ROE को टारगेट करना चाह रहे हैं 20% की तरफ। तो इस साल के एंड तक, मतलब ये जो अगले 2 क्वार्टर आने वाले हैं, इस साल के एंड तक हम अपने ROE को ले जाएंगे 20% के आसपास का। और जो हमारा जो स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है, जो जो अब बढ़ के 60-65 के आसपास पहुंच गया है, उसको काफी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना चाहेंगे। मतलब अगले साल जो FY 26 का फाइनेंशियल ईयर है, उसमें भी हम 60 के आसपास स्टोर खोलना चाहेंगे, और FY 27 के फाइनेंशियल ईयर में भी हम 60 के आसपास स्टोर खोलना चाहेंगे। तो रफली रफली ये लोग क्या करेंगे, ये 2 साल में अपने स्टोर काउंट को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना करने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन पेस ऑफ ग्रोथ है। अगर आपका स्टोर काउंट 2 साल में 3 गुना हो रहा है, तो आपका सेल और प्रॉफिट तो आराम से होगा। अब देखो, एक और चीज समझते हैं। अब यहाँ पर इनके ग्रॉस मार्जिन में आपको एक्सपेंशन देखने को भी मिलेगा। क्योंकि देखो, पहले क्या था कि पहले इनका सारा का सारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। अब ये सब कुछ इन हाउस लेके आएंगे। जब ये सब कुछ इन हाउस लेके आएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिलेगा। वहां से भी थोड़ा सा हमारा मार्जिन बेहतर होने की तरफ जाएगा। कंपनी टारगेट भी वही कर रही है कि हम इबिटा लेवल पे 10% का मार्क क्रॉस कर दें। इस साल ये लोग अभी अभी 8% के आसपास पे हैं। इस साल 9% पहुंचेंगे, और अगले H1 तक, मतलब अगर अगर हम माने Q2 FY 26 तक, ये लोग 10% का मार्क भी क्रॉस कर देंगे। तो ये भी और भी बेहतरीन चीज। तो मैनेजमेंट हर मैट्रिक पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ कोशिश के साथ साथ उसको डिलीवर भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में कहानी बना रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। उसके साथ साथ डिलीवरी भी टाइम टू टाइम होती जा रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम आगे की थोड़ी सी बात करें, तो इनका 16 स्टेट में प्रेजेंस है, और आगे आगे रूम फॉर एक्सपेंशन तो बहुत है ही, जैसे मैनेजमेंट ने हमें चीजें बताई। अब अगर हम बात करें, तो 2 साल में अगर आप 10% इबिटा पॉजिटिव पहुंच गए, 10% के आसपास का आपका इबिटा पहुंच गया, तो आप यू गो फ्रॉम 8% इबिटा टू 10% इबिटा। तो ये है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज इन इबिटा। तो अगर आप सीधा सीधा बिल्कुल बेसिक गणित लगाएं कि अगर आपका 60-70% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ आ रहा है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, 160% के आसपास का आपका पार्ट में ग्रोथ बन जाता है, ये इबिटा एक्सपेंशन के साथ। तो अब आप थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर अगर हम ध्यान दें, कि आप देखोगे कि ये कंपनी 95 90 90 टू 100 के पी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा सा वैल्यूएशन की गणित लगाने की कोशिश करते हैं। आप 4,000 करोड़ का कंपनी है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं। हम एक साल आगे की अर्निंग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम Q2 FY 26 के अर्निंग पे देखने की कोशिश करेंगे कि इसका आज का पीक क्या बैठ रहा है। अब आप इस 6 महीने के अंदर अंदर ही 6 महीने के अंदर अंदर ही आप क्या करने वाले हो, आप अपने 50 से 60 स्टोर ऐड कर, सॉरी, 40 स्टोर ऐड करने वाले हो। पूरे साल में आप लगभग लगभग 60 स्टोर ऐड कर दोगे। अगर आपका 60 स्टोर एडिशन हुआ, इसका मतलब मोटा मोटी आपका 65-70% के आसपास का टॉप लाइन बढ़ गया। मैनेजमेंट कह भी यही रहा है कि अभी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अगले क्वार्टर में 40% के आसपास का ग्रोथ दिखाएंगे। अगर अगले क्वार्टर में इन्होंने 40% के आसपास का ग्रोथ दिखा दिया, तो वो इन लाइन है विद देयर गाइडेंस। ये चीज हमने देख ली। तो अगर आपका 60-70% के आसपास का ग्रोथ आ गया YOY लेवल पे, तो अगर आज इनका कितना शायद 360-380 करोड़ के आसपास का इनका टॉप लाइन है। अगर उसमें आप 60-70% के आसपास का ऐड कर दो, और अगर आप अपना जो पार्ट नीचे ये लोग प्रॉफिट निकाल के लेके आ रहे हैं, उसमें इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, जैसे हम Q1 में भी देखते हुए आ रहे हैं। वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी 150-160% के आसपास का। क्योंकि यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन भी मिल रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहा है फ्रॉम 8%
तो 10%, तो हमें यहाँ पर 160% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं पी को। तो इजियर कैलकुलेशन हम लेते हैं कि आपका पी है 100 का, और हम बहुत सेफ साइड लेके चलते हैं कि आप सिर्फ पार्ट ग्रोथ करोगे 100 की। अभी हमने कैलकुलेट किया कि ये कंपनी 160% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ निकाल सकता है। बट फॉर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव हम एकदम कंजर्वेटिव बन के चलते हैं। हम एकदम बेकार सिनेरियो लेके चलते हैं कि आराम से लोग 100% अपने पार्ट को बढ़ा लेंगे। भाई 60% आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो 100% तो आप अपने पार्ट को बढ़ा ही लोगे। तो 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको पता चलेगा आप इस कंपनी के लिए दे रहे हो 50 का पी। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। आप अगर स्क्रीन पे जाओगे और देखोगे कि भाई इसका 95 का पी है, आपको लगेगा महंगा है, आप इसको छोड़ दोगे तो आपके हाथ से एक बहुत बेहतरीन कंपनी हमेशा निकलता रहेगा। आप देख लो ना, आप ट्रेंड का पी रेशो देख लो। ट्रेंड का पी रेशो तो लगभग लगभग जहां तक मेरे को याद आ रहा है 200 के आसपास का है। तो पी रेशो एक फ्लॉड मेट्रिक है। जैसे मैंने एक वैल्यूएशन वाला मेरा एक सीरीज चल रहा है, उस पर आप जाके देखोगे तो आपको वही चीज समझ में आएगी। आपको कभी भी पी रेशो पूरी की पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। अगर इस तरीके से देखने जाए तो कोल इंडिया तो बहुत ही सस्ता कंपनी है, वो तो 5 6 7 के पी पे मिल रहा है। तो फिर सारे हिंदुस्तान को जाके कोल इंडिया ही खरीद लेना चाहिए। बट कोल इंडिया में पैसा बनेगा क्यों नहीं? क्योंकि कोल इंडिया में ग्रोथ नहीं है। तो हमेशा जो कंपनी ज्यादा ग्रोथ करेगा उसका पी रेशो ज्यादा ही होगा। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अब फॉर सपोज हम अज्यूम करते हैं कि कल जाके आप मंडे को मार्केट खुलता है और आप जाके इसको 4,000 करोड़ पे इसको खरीद लेते हो, तो क्या होगा? आपका प्राइस फिक्स हो गया। अब क्या होगा? 1 साल बाद जब आपका अर्निंग बढ़ेगा तो क्या होगा? पी रेशो क्या है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। प्राइस आपका रह गया कांस्टेंट क्योंकि आपने उसको उस लेवल पे खरीद लिया, उस भाव पे खरीद लिया। अब अर्निंग बढ़ा तो आपका जो पी रेशो है वो ओवरऑल पी रेशो डाउन आ गया। इस तरीके से कैलकुलेट करो तो 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपका पी रेशो जो 100 का था, वो 100 का पी रेशो आपको 50 का ही मिला, और 1 साल और बाद मतलब 2 साल बाद आपको 50 का पी रेशो 25 का ही मिल गया। तो अब आप देखो 2 साल फॉरवर्ड अर्निंग्स पे आपको एक ऐसा कंपनी मिल रहा है जो अपने पार्ट को कंजर्वेटिवली, बहुत ही कंजर्वेटिवली 100% पे ग्रो कर रहा है, और वो आपको 25 के पी पे मिल रहा है। इस तरीके से आपको वैल्यूएशन का गेम देखना है। तो चलिए, यही थी कहानी पी टू रिटेल के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, और आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।